हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स 50 चैनल पर। तो आज हमारा सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। आज लाइव क्लास थी बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा सीटेट का बैच जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं। टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, मात्र 500 रुपए इसकी मतलब अभी लास्ट मंथ है आपका, इसकी फीस 500 रुपए रख दी गई है। ठीक है, तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी और अनलिमिटेड टाइम आप क्लास देख सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, वहां पर कॉल करके भी आप ले सकते हैं। 8010457760। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल कर आप जो भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है, बताइए। सभी लोग इनके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने के लिए का उद्देश्य क्या है, मतलब जो नियमित डेली एक्टिविटीज बच्चों से कराते हैं स्कूल में, तो उसका क्या उद्देश्य है, किस पर्पस को लेकर ये कराई जाती है। देखिए पहला है इसका ऑप्शन, उसमें विषय रुचि पैदा हो, मतलब उनका सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जागृत पैदा हो, इसके लिए करवाई जाती है। या उसे अध्ययन में नियमित बनाना, मतलब उसके जो अध्ययन है वो डेली उसमें कर पाए, नियमित कर पाए, इसको कंटिन्यू रख पाए, इसके लिए। या फिर विषय की बेहतर जानकारी के लिए, जो सब्जेक्ट है उसकी और अधिक जानकारी, बेहतर रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए मतलब जो एक्टिविटीज करवाई जाती है नियमित रूप से स्कूल्स में, क्लासेस में, तो ये क्यों जरूरी है, इसका पर्पस क्या है। पहला हमारा इंटरेस्ट तो पैदा होगा, ये बात तो सही है, मतलब ताकि नई नई तरह की एक्टिविटीज कराकर बच्चों का जो सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट है उसे और अधिक हम इंटरेस्टिंग बना सके। ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो इंटरेस्ट ले। अध्ययन को नियमित बनाने के लिए ये भी इनका उद्देश्य होता है। विषय की बेहतर जानकारी और अच्छी तरीके से बच्चे समझ पाए इस सब्जेक्ट के बारे में, जो टॉपिक है उसके बारे में, तो ये भी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं। देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं आपके ऐसे टाइप जो क्वेश्चन, उसके स्थान पर वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, इसका क्या पर्पस है। देखिए छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए, या फिर कम समय में ज्यादा काम करने के लिए, या ज्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, या फिर उत्तर पुस्तिका हल करने में आसानी होगी। ठीक है, आंसर शीट को आसान करने के लिए। तो इनका क्या पर्पस होता है कि ये निबंधात्मक प्रश्न की जगह वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, छात्रों को समय का महत्व नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। कम समय में ज्यादा काम, ये भी नहीं। ज्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, देखिए अब निबंधात्मक प्रश्न अगर हम पूछते हैं किसी से, ऐसे टाइप क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक दे दिया इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा। एक ही क्वेश्चन में कम से कम 2-3 पेज, मतलब बहुत सारा आपको पैराग्राफ पूरा लिखना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। और हमें एक जानकारी कितनी प्राप्त होगी, मात्र उस टॉपिक के बारे में बच्चों से। ठीक है, लेकिन अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अगर पूछते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, और फिर इससे क्या होगा, हम ज्यादा मतलब हर टॉपिक को कवर कर सकते हैं, हर टॉपिक में से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए। अब बच्चों को ग्रामर का ज्ञान क्यों कराना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान, इसका क्या उद्देश्य है। इससे बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है, या फिर इससे शुद्ध बोलना व लिखना आता है उन्हें। व्याकरण से बच्चों में आत्मविश्वास आता है, या फिर बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है। तो व्याकरण की वजह से क्या होता है, व्याकरण का ज्ञान क्यों कराना चाहिए, क्यों ग्रामर बच्चों को पढ़ाई जाती है किसी भी लैंग्वेज की। देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है, तो इससे हम नहीं कह सकते। इससे क्या होता है, शुद्ध बोलना और लिखना आता है। अगर व्याकरण का ज्ञान होगा अच्छे से, हमें ग्रामर का पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज है, तो हम शुद्ध बोल भी पाएंगे
और शुद्ध लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो किसके लिए कराया जाता है व्याकरण का ज्ञान? शुद्ध बोलने के लिए और लिखने के लिए, दोनों के लिए कंपलसरी है। व्याकरण अगर अच्छे से आती होगी, कहाँ कौन सी चीज यूज होगी, तो हम लिख भी अच्छे से पाएंगे, शब्दों को वाक्य भी अच्छे से बना पाएंगे, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इन सब चीजों का हमें नॉलेज होगा और हम बोल भी अच्छे से पाएंगे, शब्दों में शुद्धता आएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? मतलब बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली जो है पूरी तरह से मतलब जो बच्चों पर फोकस्ड होती है, उसकी विशेषता क्या है? इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है या फिर इसमें बालकों को प्रधानता दी जाती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाता है या उपरोक्त सभी? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? सभी लोग इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिएगा देखिए यहाँ पर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? तो जो पूरी तरह से बच्चों पर फोकस्ड है, ऐसी शिक्षण प्रणाली, मतलब इसमें शिक्षण की छात्रों की भागीदारी अधिक है। बिल्कुल, बच्चे मतलब पूरी तरह से बच्चों पर फोकस्ड है तो उनका पार्टिसिपेट, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, पूरी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी भागीदारी ज्यादा बनती है। और इसमें बालकों को प्रधानता, बिल्कुल बच्चों को ज्यादा प्रधानता, ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि उन्हें क्या पढ़ना है, मतलब उनके ऊपर पूरी तरह से ये फोकस्ड होती है। शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, सीखने की पूरी प्रक्रिया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दैट्स मीन आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, ये उपरोक्त सभी तीनों बातें सही है। आगे देखिए, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी चीज पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है आपने जो भी अभी पढ़ा दिया वो गलत हो गया, आपसे मिस्टेक हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, या फिर छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, या फिर छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, या फिर छात्रों को डांट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि शिक्षक क्या करते हैं, यदि हम कुछ पढ़ा रहे हैं और कभी गलती से गलत हो ही जाता है, कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, गलती तो सभी से हो सकती है। तो देखिए, अगर यहाँ पर क्या हो, उन्हें कुछ पढ़ाया है जो उन्हें लगे कि सही नहीं है या हमने कुछ गलत पढ़ा दिया है, तो फिर क्या करेंगे टीचर? प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता कि उसे अधूरा छोड़ दो फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दे, ये गलत निर्णय है। यहाँ पर क्या होगा, बच्चों से कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम ठीक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नहीं भी आता हो तो हम ये कह सकते हैं कि छात्रों से कहेंगे कि इसमें कुछ गलती हुई है और उसे हम ठीक कर देंगे बाद में। ठीक है, ताकि बच्चों को भी कंफ्यूजन ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, छात्रों को उसका ध्यान हटा देंगे, पूरी तरह से इग्नोर ये भी नहीं कर सकते, और उनको डांट लगाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि हम उनसे कहेंगे कि इसमें गलती हुई है, आगे इसको हम ठीक कर देंगे। आगे देखिए, वहां बालक जो किससे ग्रस्त है, कौन सी ऐसी बीमारी है, असमर्थ, इससे ग्रस्त है, इसमें क्या होता है, RAW, रो को वो क्या पढ़ रहा है? देखिए, वो पढ़ रहा है WAR में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ है, इसमें और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उसको कौन सा रोग है? सारे रोग हम देख चुके हैं, इसका जब टॉपिक पढ़ा था, डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया वगैरह सब क्या होता है, हम सब कुछ देख चुके हैं, इसमें और भी तरह के थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये RAW रो और वॉर, इसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो उसको कौन सा रोग है? डिस्मोर्फिया या फिर डिस्लेक्सिया या जम्बलिंग या फिर डिस्लेक्समिया। देखिए, तो यहाँ पर कौन सा रोग है, इनमें अंतर नहीं कर पा रहा है, डिस्लेक्सिया में ही हमने ये चीज देखी थी। बाकी जिसने भी अगर ये नहीं पढ़ा हो टॉपिक तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी 2024 में आपकी जब एग्जाम हुई थी जुलाई में, उसमें भी एक क्वेश्चन इनका आया था। ठीक है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? यहाँ पर क्या है, एक मानसिक संरचना है जो क्या करती है, एक बच्चे को कोई वस्तु है उसके विषय में क्या करती है, एक सूचना का पूरा प्रक्रमण या फिर एक रूपरेखा पूरी बना रही है, तो वो क्या कहलाती है? छवि निर्माण, स्कीमा, संज्ञान या फिर अभिवृत्ति।
स्कीमा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो वो क्या कहलाती है? स्कीमा। क्या करती है यहाँ पर? कोई वस्तु है, सूचना के प्रक्रमण के एक रूपरेखा प्रदान करती है, उसे ही हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए रखता है। ठीक है, कोई बच्चा है, कोई बालक एक कार्य को स्टार्ट करता है, कोई भी काम, और उसको नियमित रूप से बनाए रखता है, मतलब निरंतर उसको करता रहता है। जैसे कि किसी ने सुबह उठकर 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, एक दिन किया, मतलब उसको वो कंटिन्यू कर रहा है आगे, मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब उसे नियमित बनाए रखा, तो वहां बालक अभिप्रेत है। किससे? संज्ञान से, अभिप्रेरणा से, अनुशासन से, या फिर आदत से है। देखिए, तो यहाँ पर वो किस वजह से ऐसा कर पा रहा है कि कोई भी चीज उसने स्टार्ट करी है तो वो उसको कंटिन्यू, जैसे कि सुबह उसने रनिंग स्टार्ट करी है तो वो डेली उठकर रनिंग कर रहा है, एक भी दिन स्किप नहीं कर रहा, मतलब वो चीज उसके कंटिन्यूटी में है। तो ये किस वजह से संभव है? संज्ञान से, अभिप्रेरणा से, अनुशासन से, या फिर आदत से। तो ये किस वजह से संभव है? अभिप्रेरणा से। जब वो मोटिवेट होगा, मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। अगर बच्चा अपने आप में खुद से मोटिवेट है तभी ये चीज संभव है कि जो भी चीज उसने स्टार्ट करी है, जो भी काम स्टार्ट किया है, वो आगे वो कंटिन्यू कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा यहाँ पर? अभिप्रेरणा, या फिर जिसे हम बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। अब लक्ष्मी एक टीचर है, वो क्या करती है? अपने पूरे क्लास के बच्चों को, सबको फील्ड ट्रिप पर लेकर जा रही है, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जा रही है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। अब जब आए वो वहां से फील्ड ट्रिप से, तो फिर सभी बच्चों से उन्होंने डिस्कस किया उस बारे में। तो यहाँ किसकी ओर संकेत करता है? ये जो डिस्कशन है, उन्होंने मतलब एक पहले फील्ड ट्रिप पर लेकर गए, फिर वहां से आकर सबसे उस बारे में डिस्कशन किया पूरी क्लास से कि वहां उन्होंने क्या क्या देखा। ये सब किससे संबंधित है? किस ओर संकेत कर रहा है? सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, सीखने का आकलन क्या होता है और सीखने के लिए आकलन क्या होता है। ठीक है, जिसने भी क्लास नहीं देखी है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है? सीखने के आकलन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सीखने के आकलन। यहाँ पर एक फील्ड ट्रिप पर लेकर गए, फिर वहां से जब आए तो सबसे डिस्कस किया। तो ये सीखने का आकलन है कि उन्होंने कितना सीखा। सीखने का आकलन कर रहे हैं हम, सीखने के लिए आकलन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सीखने का आकलन यहाँ पर हो रहा है कि बच्चों ने कितना सीखा। आगे देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जिनका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रिय का विकास किस अवस्था में होता है? जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है उनका विकास कौन सी अवस्था में होगा जीन पियाजे के अनुसार? देखिए, वैचारिक क्रिया अवस्था में, या फिर संवेदात्मक स्थिति में, या फिर देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जो है उनके अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है, इनका विकास कौन सी अवस्था में होता है? यहाँ पर वैचारिक क्रिया अवस्था में, संवेदनात्मक स्थिति में, विवेचना रहित विचार अवस्था में, या फिर संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था में। तो यहाँ पर देखिएगा देखिए, हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो जीन पियाजे है उनके अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में। संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में जीन पियाजे ने विकास के कितने क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या बताया है इन्होंने, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में ये ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही है। आगे देखिए,
मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखिए केवल व्यक्ति में होता है, केवल समाज में होता है, या फिर एक और दो दोनों में ही होता है। व्यक्ति में भी होता है और समाज में भी होता है, और स्पष्ट नहीं है, मतलब ये चीज क्लियर नहीं है। मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान क्या है, देखिए ज्ञान, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत अगर हम देखें तो इनके अनुसार ज्ञान क्या है, केवल व्यक्ति में होता है, केवल समाज में होता है, दोनों ही सही है, एक और दो दोनों में होता है। इनके अनुसार ज्ञान क्या है, ज्ञान का विकास कहाँ होगा, व्यक्ति में भी होगा और समाज से भी होगा हमारे। ठीक है, आगे देखिए, समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। समावेशी शिक्षा किसका समर्थन करती है, देखिएगा देखिए समावेशी शिक्षा समर्थन करती है असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल के मैदान का, मतलब जो बच्चे असमर्थ है, ठीक है, समर्थ नहीं है, उनके लिए अलग ग्राउंड हो, ठीक है, अलग प्ले ग्राउंड हो, या फिर असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी का उनका टाइम टेबल अलग हो, या असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ, जो असमर्थ है उनको समर्थ के साथ क्या करना, एक समान अधिकार देने का, या फिर असमर्थ बालकों के लिए समर्थ बालकों के विद्यालयों में अलग कक्षिका। हम समझ सकते हैं, अगर समावेशी शिक्षा हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अभी 2024 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो समावेशी कक्षा से तात्पर्य क्या है हमारा, समावेशी कक्षा का मतलब ही होता है जिसमें सभी को समान रूप से पढ़ाया जाए। ठीक है, एक ही क्लास में सभी बच्चे साथ मिलकर पढ़े, वो होती है समावेशी कक्षा। ठीक है, जहां पर सभी तरह के बच्चे पढ़े। तो देखिए असमर्थ बालकों के लिए अलग खेल का मैदान तो अलग तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हम समावेश कर रहे हैं, सबको एक साथ मिलाकर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर तो उनके लिए अलग ही प्ले ग्राउंड बता रहे हैं, तो ये तो गलत है। हम ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं, असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट उनके लिए अलग से टाइम टेबल बनाए, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का है, बिल्कुल सही बात है। समान अधिकार, एक ही क्लास में सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है। समावेशी कक्षा क्या होती है, सभी बच्चों को एक साथ सिखाना। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर भी इनके लिए अलग कक्ष का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही लगा सकते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक सहचर्यों के निर्माण में निहित रहता है, तो शिक्षक होने की दृष्टि से आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे। देखिए एक कोई बालक है, वो क्या करता है, कुछ नए और अधिक सहचर्यों का निर्माण कर रहा है, तो फिर आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर प्रतिभावना, सृजनात्मक, मंदबुद्धि या फिर सामान्य। तो देखिए जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, ठीक है, जो प्रतिभावान है उनकी श्रेणी में रखेंगे, या फिर सृजनात्मक, मंदबुद्धि या फिर सामान्य। देखिए एक बालक है, नए चीज का, नए और अधिक सहचर्यों का निर्माण कर रहा है, नए नए सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, नई नई तरह की चीजें। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम उसे किस श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए प्रतिभावान तो नहीं बोल सकते, प्रतिभावान की श्रेणी में नई नई चीजों का निर्माण कर रहा है, सृजनात्मक, क्रिएटिव है बच्चा, क्या है, सृजनात्मक, रचनात्मकता की खोज कर रहा है, मतलब क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मंदबुद्धि भी नहीं हो सकता, सामान्य भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मक या क्रिएटिव। आगे देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था जो है हमारी, उसमें क्या होता है, जिन सामाजिक विशेषताओं का इसमें आविर्भाव होता है और जिन जिन सामाजिक विशेषताओं का निर्माण बच्चों में होता है पूर्व बाल्यावस्था में, मतलब शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था आती है उसमें। ठीक है, तो वो उनमें से क्या प्रमुख नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, अनुकरण, स्पर्धा, परिपक्वता या फिर खेल। तो देखिएगा इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सभी लोग। देखिए यहाँ पर क्या है,
पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और निर्माण होता है, विकास होता है, उनमें अनुकरण तो है, बच्चा अनुकरण से सीखता है, ठीक है, बच्चे कॉपी करते हैं सबकी। यहाँ पर स्पर्धा भी है, कंपटीशन भी है, उसने किया तो वो भी कर सकता है, कंपटीशन की भावना यहाँ पर पैदा हो जाती है बच्चों के मन में, मतलब विकास होता है। खेल का भी होता है, परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं आती। ऑप्शन नंबर 3 क्या प्रमुख नहीं है? परिपक्वता प्रमुख नहीं है, बाकी अनुकरण है, स्पर्धा है और खेल भी है, लेकिन परिपक्वता प्रमुख नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपका विषय उसके शिक्षण को और अधिक प्रभावी या इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे, इसके लिए आप इनकरेज करेंगे उन्हें, या फिर छात्रों से को संबंधित पाठ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, जो पढ़ाया उसको बार बार रिपीट करो, उनको इसके लिए कहेंगे, या फिर विषय से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में दे देंगे, जो भी आपने जो पढ़ाया है उसको होमवर्क के रूप में दे देंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, या फिर कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे और उनका परीक्षण करेंगे। कक्षा में ही करने के लिए कहेंगे आप कार्य, और उनका परीक्षण करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे कि बच्चे किस तरह से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या उन्हें समझ आया या नहीं। तो देखिए, अगर आपको प्रभावी बनाना है किसी भी विषय के शिक्षण को, तो आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे बच्चे से, और उनका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है, टेस्ट लेंगे आप किस तरह से यहाँ पर, ताकि वहीं पर पता लग जाए कि बच्चा कितना सीखा है, और इससे क्या होगा बच्चों को और मतलब प्रभावी बना सकते हैं। जो भी टॉपिक है या जो भी विषय है उसको प्रभावी इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है, इसी से। ऑप्शन नंबर 4 आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? मतलब मौखिक अभिव्यक्ति ओरल अच्छी तरह से बच्चे एक्सप्लेन कर पाए खुद को, इसके लिए इसको विकसित करने के लिए ये चीज डेवलप करने का तरीका क्या है? यहाँ देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, ओरली रूप से जैसे कुछ भी कहीं भी खड़े होकर बोलना है तो वो अच्छे से खुद को अभिव्यक्त कर पाए, अपने विचार रख पाए सबके सामने, घबराए नहीं, नर्वस ना हो। तो इसके लिए विकसित करने का क्या तरीका है, हम क्या कर सकते हैं ताकि बच्चा किसी के भी सामने बोलने से डरे ना, ठीक है। तो देखिए, परिचर्चाओं का आयोजन, मतलब जो क्लास में डिस्कशन होता है उनका आयोजन करें। भाषण प्रतियोगिता, मतलब भाषण देने की जो प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन, उसका आयोजन करके इसको बढ़ाया जा सकता है। अंतराक्षरी का आयोजन करें, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए भी ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है, ठीक है। परिचर्चाओं का आयोजन भी बेस्ट है। यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कशन, ताकि बच्चा अपने विचार रख पाएगा, जो भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख पाएगा, मतलब वो क्या कर पाएगा, खुद को अभिव्यक्त कर पाएगा ओरली रूप से, ठीक है, मौखिक रूप से। भाषण प्रतियोगिता ये भी जरूरी है, अगर भाषण देना, अगर वो उसमें ये कॉन्फिडेंस आ गया तो वो फिर कभी भी किसी के भी सामने बोलने से नर्वस नहीं होगा इनमें। अंत्याक्षरी ये भी ठीक है, ठीक है, इसका भी आयोजन कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा, अब मीरा एक टीचर है, उन्होंने अपनी क्लास में एक छात्रा से पूछा, क्या पूछा कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा। क्या पूछा मीरा ने कि अगर हम 5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आंसर हमें देना है। यहाँ पर देखिए, तो अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगी। अब जो छात्रा थी अपने स्थान पर खड़ी हो गई और चिंतन करने लगी, थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम तो चाहिए, तो चिंतन करने लगी तथा मीरा को उत्तर बताती है। फिर मीरा को आंसर बता दिया यहाँ पर टीचर को। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही थी, यहाँ पर हमें बताना है कि जब उन्होंने प्रश्न का उत्तर बताया तो किस प्रकार का चिंतन था। अभी 2-3 क्लास पहले ही हमने इस बारे में पढ़ा था। देखिए, सृजनात्मक चिंतन था, अभिसारी चिंतन था, अपसारी था, या आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ पर देखिए, मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा 5 में 2 का मतलब गुणा करना है, ठीक है, नॉर्मली ये पूछा है। अब
टाइम चाहिए सोचने के लिए, नॉर्मल थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन इसका आंसर तो फिक्स्ड है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, कुछ अलग से तो सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा तो यहाँ पर बताना नहीं है। तो क्या आएगा, छात्रा अपने स्थान पर खड़ी हो गई और थोड़ा सा सोचा उस बारे में, और फिर मेरा मतलब टीचर्स को आंसर दिया। प्रश्न बताते समय ये जो छात्रा है किस प्रकार का चिंतन कर रही है, तो सृजनात्मक चिंतन तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मक इसमें क्या होता है, कुछ चीज जैसे किसी वाक्य की कुछ भी विचार है उसकी रचना तो नहीं कर रही है, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में क्रिएटिव तरीके से तो नहीं सोच रही है। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मली बता ही देगी। क्रिएटिव कुछ चीज क्रिएटिव तो नहीं करनी यहाँ पर। अभिसारी और अपसारी चिंतन हमने देखा था, तो देखिए यहाँ पर अभिसारी चिंतन इसका आंसर है, और अभिसारी चिंतन में हमने क्या देखा था, अभिसारी चिंतन इसका आंसर है। इसमें क्या था, अभिसारी चिंतन में देखिए इसके इनपुट को, ये जो इनपुट है इसको एकल और क्या करेंगे यहाँ पर, एकल और इष्टतम सॉल्यूशन तक सीमित करना। जो इनपुट है उसका एकल और इष्टतम सॉल्यूशन तक सीमित करना। सीमित है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। ये चीज लिमिटेशन है यहाँ पर, हम और कुछ तो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का तो नहीं है कि ये संख्या दे दी 5 × 2 और इनके जैसे कि हमें क्या बताना है, गुणज बताने हैं, तो इनमें हम क्या कुछ भी बता सकते हैं, उसके पहले का और उसके बाद का। ये वाला एक क्वेश्चन था जिसमें अपसारी और अभिसारी हमने देखा था। इसमें क्या था या फिर कुछ इस टाइप के ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिनके आंसर सॉल्यूशन बहुत सारे हो। ठीक है, आप कुछ भी ओपन एंडेड में आप कुछ भी सोच सकते हैं, उनके आंसर कुछ भी ला सकते हैं, ये होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब उनका आंसर फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पर एक क्लोज एंडेड टाइप का क्वेश्चन है। दैट्स मीन क्या है ये, अभिसारी। और अपसारी में क्या होता है, अनेक संभावित समाधान खोज सकते हैं हम, मतलब बहुत सारे की संभावना बन सकती है। जैसे कि बोल दिया आपसे कि 3 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या है वो लिखिए। ठीक है, तो 3 के बाद हम बहुत सारी अभाज्य संख्या बता सकते हैं, 5 बता सकते हैं, 7 बता सकते हैं। 3 के बाद और आपसे पूछ सकते हैं 91 से पहले, 3 और 91 से पहले अभाज्य संख्या लिखिए। ठीक है, तो हम कोई सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी संभावना बन रही है, अब हम डिपेंड करेंगे ऑप्शन में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन के बहुत अधिक संभावित सॉल्यूशन हो तो वहां होता है आपका अपसारी चिंतन, और जहां पर फिक्स्ड हो वहां पर होता है अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पर चीजें फिक्स है, 5 में 2 का गुणा करने पर 10 ही आएगा। थोड़ा सा सोचा और आंसर दिया, दैट्स मीन ये कैसा है, अभिसारी चिंतन है, और आलोचनात्मक तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है क्या कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। क्या हुआ, वो खुद से पूछ रही है, स्वयं से पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव, ऐसी चीज बच्चों को कैसे प्रदान करूं, कैसे बताऊं, उनको कैसे पढ़ाऊं कि जिसमें क्या हो, छात्रों को पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की, जो पर्यावरण है हमारा एनवायरमेंट, इसमें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको वर्गीकृत करने और उनका वर्गीकरण के लिए स्कीमों का जो विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने की आवश्यकता हो। वहां छात्रों को मैं किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो किस तरह की बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस मतलब इससे बढ़ेगी बच्चों की, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता या शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। ये इस क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, भाषाई बुद्धिमत्ता तो नहीं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं बच्चे खुद वर्गीकृत कर पाए, तो इस टाइप का उन्हें विकास करना है, इनका बच्चे खुद विश्लेषण करें। तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ा रही है, प्रकृति से रिलेटेड, हमारे नेचर से रिलेटेड, ठीक है, पर्यावरण, तो क्या आ जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। भाषाई नहीं आएगी, अंतर्वैयक्तिक नहीं आएगी, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता भी नहीं आएगी, क्या आएगी, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, आगे देखिए, महारत प्राप्त करने के लिए
किसी भी चीज में महारत प्राप्त करना, परफेक्शन, देखिए तो इसके लिए क्या है, निर्धारित लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। किसी भी चीज में महारत अगर प्राप्त करना है तो महारत प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और उसकी योग्यता जो एबिलिटी उसके बारे में विचार किस तरह से प्रभावित होंगे। देखिए यहाँ प्राय योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या फिर ये प्राय योग्यता की वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या स्थिर दृष्टिकोण या फिर वृद्धिशील दृष्टिकोण में बाहरी अभिप्रेरणा या विश्वास को दर्शाता है। देखिए योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा को दर्शाएगा, ठीक है। योग्यता ये क्या है, योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा जो मतलब अंदर से बच्चों को मोटिवेट करे उसको बढ़ाएगा, या फिर योग्यता में वृद्धिशील, ये स्थिर है ये वृद्धिशील है, डिफरेंस समझिए। आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर स्थिर वृद्धिशील तो है लेकिन यहाँ पर बाहरी बाहरी है या आंतरिक आंतरिक है। तो ये जो मोटिवेशन है देखिएगा यहाँ क्या आएगा, महारत प्राप्त करने के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अगर हम किसी भी चीज में हमें परफेक्शन मतलब महारत प्राप्त करना है, ठीक है, तो महारत प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारण करने के लिए जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन किस प्रकार का और योग्यता के बारे में किस तरह से ये प्रभावित करते हैं, तो ये योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में, अब योग्यता हमारी जो एबिलिटी है उसका जो वृद्धिशील दृष्टिकोण है उसमें बढ़ी हुई जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, मतलब जब हम अंदर से मोटिवेट हैं, कोई बाहरी चीजों ने हमें मोटिवेट नहीं किया, बाहरी चीज जैसे कि हम किसी लालच में नहीं आए हैं कि हम अगर इसको जीत गए, मतलब जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो छोटे बच्चे रहते हैं कि अगर इसमें आपने टॉप कर लिया, इतने % लेकर आए तो आपको साइकिल दिला देंगे, ये मतलब इस टाइप की जो अभिप्रेरणा होती है ये बाहरी अभिप्रेरणा है, किसी लालच में आ गए हम इस टाइप का, तो ये तो बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जब बच्चा या इंसान खुद से अंदर से मोटिवेट हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये किसको दर्शाती है, ये प्राय योग्यता के वृद्धि के, हमारा योग्यता कैसी हो रही है, वृद्धिशील हो रही है और आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाती है, ठीक है, और विश्वास को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका आंसर, ये चीज इसे प्रभावित करेगी। रमा एक शिक्षिका है, रमा कौन है, एक टीचर है, जो व्यागोस्की के सिद्धांत, अब व्यागोस्की का सिद्धांत था उसके अनुसार क्या है, उनको अपनी कक्षा में लागू कर रही है, व्यागोस्की के सिद्धांत को अपनी क्लास में लागू कर रही है, और वहां एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। एक चुनौतीपूर्ण कोई कार्य है उसको करने के लिए अपने छात्रों के क्या कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया सभी को, सभी बच्चों के पूरी क्लास के ग्रुप बना दिए बच्चों के। फिर क्या किया, कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। अब जब ये कार्य स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ, एक छात्र एक स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट कोई कंसेप्ट है, कोई संकल्पना, इसको समझने के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहा है। तो रमा के लिए इस छात्र की सहायता करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, अब वो संघर्ष कर रहा है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस तरह से इनकी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान कर दे ताकि समूह आगे बढ़ सके, मतलब उनका ग्रुप आगे बढ़ जाए इसके लिए उन्हें आंसर दे दे ये, या फिर छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, या छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक टीचर है, व्यागोस्की के सिद्धांत को जो क्लास में अप्लाई करना चाहती है, फिर क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य दिया बच्चों को करने के लिए और उन सबके ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, ग्रुप्स बना दिए, और अब कार्य के दौरान एक छात्र एक ग्रुप का कोई एक स्टूडेंट है जो किसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एक कंसेप्ट है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसे संघर्ष कर रहा है, तो किस तरह से हेल्प करेंगे टीचर, देखिए समस्या को उत्तर प्रदान करें नहीं, ये तो गलत है, इससे बच्चा सीखेगा नहीं। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, वो तो स्वयं हल कर ही रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है,
प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ये भी गलत है। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे, ये भी नहीं कर सकते कि उसको अलग कार्य सौंप दे। छात्र के साथ समस्या पर काम करे, जो उसकी प्रॉब्लम है उसके साथ काम करे उस पर, और बाकी के जो ग्रुप मेंबर है, उसके बाकी के स्टूडेंट है, उनको भी उसमें इंक्लूड करते हुए आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें फीडबैक भी दे, उन्हें प्रतिपुष्टि भी दे उनके काम के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब 21 क्वेश्चन देखिएगा। अभिकथन असर्शन है हमारा, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। असर्शन क्या है, देखिए कि टीचर को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच, मतलब बच्चों के बीच, स्टूडेंट के बीच बहस, जो डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, चर्चाएं और सहयोग, हेल्प, इनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित, इनकरेज करना चाहिए इस टाइप का। और कारण, इसका रीजन देखिए, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, मतलब ज्ञान उत्पादन क्या है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। अगर बच्चे समूह में, ग्रुप में काम करेंगे तो ये अर्थपूर्ण अधिगम, जो हम सीख रहे हैं, अर्थपूर्ण जो हमारा सीखना है, उसमें बाधा डालेगी, उसमें रुकावट बनेगी क्या। तो देखिए ए और आर, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिएगा, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा, सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए अब रीजन, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय, यहीं पर गलत हो जाता है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, नहीं, सक्रिय प्रक्रिया है। हम एक्टिवली प्रेजेंट होकर ज्ञान का उत्पादन कर सकते हैं, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। सामूहिक गतिविधियां जो ग्रुप में हम एक्टिविटीज करवाते हैं, वो बच्चों के सीखने में बाधा डालती है, नहीं डालती, बच्चे और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो ये गलत है। तो क्या है, असर्शन, अभिकथन सही है, रीजन गलत है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले व्यागोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो लेन व्यागोस्की जो है, उनके अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो देखिए, भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देता है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो यहां हमें बताना है, देखिए यहां पर क्या है, भाषा विचार को आकार नहीं देती है, गलत बात है। भाषा विचार को आकार देती है, ठीक है। जो भाषा है, हम कोई सी भी लैंग्वेज है, हम जैसे कुछ भी चीज सोच रहे हैं किसी भी बारे में, अगर हमें उसे एक्सप्लेन करना है, हमारे थॉट्स हमने सोचा, उसको दूसरों के सामने अभिव्यक्त भी करना पड़ेगा, तो हमें भाषा का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो ये भाषा क्या करती है, हमारे विचारों को क्या देती है, एक आकार देती है। तो यहाँ लिखा है नहीं देती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। विचार भाषा को आकार देते हैं, ये भी नहीं है, विचार भाषा को आकार नहीं दे रहे, भाषा विचार को आकार दे रही है, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा है, ये भी गलत है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं है। ये क्या है, जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं दोनों। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये सीटेट का बैच जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए इसकी फीस हो गई है, लास्ट टाइम बचा है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी और अनलिमिटेड टाइम आप क्लास देख सकते हैं। सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन पर कॉल करके भी आप ले सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी इसमें करवाई जाएगी मात्र 500 रुपए में। कॉन्टेक्ट नंबर देखिए 8010457760। कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। जिनके भी रिकॉर्डिंग, मतलब अभी अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तो आप रिकॉर्डेड क्लास फटाफट कंप्लीट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय अपना प्रैक्टिस पर लगाइए। डेली 4 बजे क्लास होती है, वो लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सारे कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी प्रैक्टिस सेट है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा
बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। और अगर टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में हो गया तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी रहेंगे जो अगर आपको नहीं भी पता होंगे तब भी आप सही लगा पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा तभी। लेकिन अगर टाइम एग्जाम में नहीं मिला, आपका टाइम कम पड़ गया, तो आप सही आंसर, जिसके आंसर आपको पता भी होंगे तो भी आप गलत लगाने वाले हैं, या फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उन्हें सॉल्व करने के लिए। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, ये आप सिर्फ सीख सकते हैं प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और OMR सीट पर भी अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्जाम कैसी होती है, ऑफलाइन होती है। तो OMR सीट पर भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि वो जो गोले भरते हैं हम उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कल से हमारी लाइव क्लास ही होगी, आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने क्लास ली है आपकी। थैंक यू वेरी मच।